हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन वशिष्ठ और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेस टेंशन कर्व क्या होता है। जब किसी मेटेलिक बार को या किसी मेटल को हम अंडर लोड अप्लाई करते हैं, उस पर कोई लोड अप्लाई करते हैं तो किस तरह बिहेव करता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि हमें किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को क्यों पता करना है। दोस्तों, क्या होता है कि हमें अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग मटेरियल यूज करना होता है। तो किस एप्लीकेशन के लिए कौन सा मटेरियल सुटेबल रहेगा। एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए किसी भी मटेरियल के सिलेक्शन को करने के लिए, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में किसी पर्टिकुलर मटेरियल के सिलेक्शन के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टी का पता होना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि आप सब बोर्ड पे देख रहे हैं कि किसी भी मटेरियल की मेन 4 प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम उसी केमिकल कंपोजिशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, एसिडिटी और एल्कलिनिटी के बारे में बात करते हैं, कोरोजन के बारे में बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम मटेरियल की डेंसिटी, कंडक्टिविटी, अकोस्टिकल, ऑप्टिकल और कंबस्टिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। वहीं डायमेंशन प्रॉपर्टीज, जिसमें हम किसी मटेरियल के शेप और साइज की बात करते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्ट्रेंथ, टफनेस, स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस और हार्डनेस। तो दोस्तों, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है ये हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हम एक रिवाइज करेंगे कि स्ट्रेस टेंशन कर्व क्या था। तो अगर आप सभी हमारी इस चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमें बताती है कि जब हम किसी मटेरियल के ऊपर लोड लगाते हैं, लोड अप्लाई करते हैं, चाहे वो कंप्रेसिव लोड हो चाहे वो टेंसाइल लोड हो, लेकिन जब किसी मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल लोड लगता है तो वो मटेरियल किस तरह बिहेव करता है। जिस तरह बिहेव करता है वो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। जैसे कि हमने स्ट्रेस टेंशन कर्व में बताया था कि वो एक जगह तक इलास्टिक लिमिट में रहता है, उसके बाद प्लास्टिसिटी होती है, यील्ड पॉइंट आता है, फिर फेल्योर हो जाता है। तो स्ट्रेस टेंशन कर्व को दोबारा रिवाइज करने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उस लिंक से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हैं दोबारा। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिवर्सिबल। मतलब जब हम किसी मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ डिफॉर्मेशन होता है। टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो खींचेगा, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि जैसे ही हम किसी मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल लोड को हटा देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। जैसा कि छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, एक स्प्रिंग लिया मैंने, बिफोर अप्लाइंग लोड इसकी लेंथ L है। जैसे मैंने कंप्रेसिव लोड लगाया तो ये कंप्रेस हो गया, इसकी लेंथ घट गई। मान लो जो लेंथ में चेंज आया वो डेल्टा L है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? ओरिजिनल लेंथ माइनस डेल L। जैसे मैंने फोर्स को रिमूव कर दिया, इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन दोबारा रिगेन कर ली। मतलब इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसमें जब हम किसी भी मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल लोड लगाते हैं तो उसमें कुछ डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन जैसे ही हम वो एक्सटर्नल लोड रिमूव कर देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है। सबसे अच्छा एग्जांपल रबर बैंड। हम रबर बैंड को खींच जाता है, छोड़ते हैं, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन कहते हैं कि अगर मैं कहूं कि स्टील और रबर, स्टील और रबर इन दोनों में से सबसे अच्छी इलास्टिसिटी किसकी है? तो आप में से बहुत सारे कहेंगे रबर। हम रबर को खींचते हैं, छोड़ देते हैं, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन स्टील के साथ ऐसा नहीं होता। बट दोस्तों,
स्टील में इलास्टिसिटी एज कंपेयर टू रबड़ ज्यादा होती है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी स्टील की ज्यादा अच्छी होती है rather देन रबड़ की। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन का जो रिलेशन होता है, मैक्सिमम लोड पे मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होता है और जैसे हम उसको रिमूव कर देते हैं वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है एज कंपेयर टू रबड़। तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या हुई कि वो प्रॉपर्टी जिसमें जब हम किसी भी मेटल के ऊपर से एक्सटर्नल लोड को रिमूव कर देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेता है, दैट इज इलास्टिसिटी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेंथ। व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें उसके मैक्सिमम लोड को बियर करने की कैपेसिटी बताई जाती है। मतलब स्ट्रेंथ वो प्रॉपर्टी है जो हमें बताता है कि फेल्योर से पहले वो मटेरियल कितना लोड बियर कर सकता है। अगर मान लो टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं हम, तो ब्रेक करने से पहले वो मैक्सिमम कितना लोड लेगा, दैट इज स्ट्रेंथ। तो दोस्तों दो प्रॉपर्टी होगी। आगे हम पढ़ते हैं प्लास्टिसिटी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, जो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया था, देखो दोस्तों, अगर मटेरियल के बिहेवियर को अच्छे से समझना है आपको, तो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अच्छे से समझना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को एक बार गो थ्रू जरूर हो जाना, ताकि आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आ सके और आप अपनी इंडस्ट्री में अच्छे से काम कर सकें। तो ये जो था इलास्टिक लिमिट था, उसके बाद ये पॉइंट था और ये क्रैक था। तो ये जो मेरी ये रीजन तो था, हुक्स को फॉलो कर रहा था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसके बाद ये जो एरिया टिल द फेल्योर, यहां था अल्टीमेट स्ट्रेस, जहां पे हमारी ब्रेकिंग हो गई थी, जहां पे हमारी मेटल टूट गया था। तो इलास्टिक लिमिट से लेके टिल द फेल्योर जो रीजन आता है वो हमारा डक्टाइल रीजन कहलाता है। ये जो रीजन है मेरा डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो करता है टिल द फेल्योर। आफ्टर इलास्टिक लिमिट टिल द फेल्योर मेरा डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो करता है। तो प्लास्टिसिटी क्या होती है दोस्तों? अगर हम डेफिनेशन देखें इसकी, तो एबिलिटी टू अंडरगो सम डिग्री ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फेल्योर। इट टेक्स ओनली आफ्टर इलास्टिक लिमिट। मतलब हमने किसी मटेरियल के ऊपर लोड लगाया और उस लोड को रिमूव कर दिया, तो उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर ली, दैट इज इलास्टिसिटी। लेकिन अब हमने लोड को रिमूव नहीं किया, हमने लोड को बढ़ा दिया, इलास्टिक लिमिट से भी ऊपर ले गए हम लोड को। अब क्या हुआ? जब हमने लोड को रिमूव किया तो क्या हुआ? मटेरियल ने अपनी शेप तो रिगेन करी, बट ओरिजिनल शेप में नहीं आया, कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन उसके अंदर रह गया। मतलब अगर मान लो हमने टेंसाइल लोड लगाया था तो कुछ डेल एल कुछ लेंथ में चेंज आया और वो परमानेंट रह गया, दैट इज परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो वो स्टेज, वो प्रॉपर्टी मटेरियल की कहलाती है प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी हमेशा इलास्टिक लिमिट के बाद होती है। तो प्लास्टिसिटी क्या हुई कि जिस स्टेज में मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन नहीं करता, लोड रिमूव करने के बाद उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाता है, वो प्लास्टिसिटी कहलाती है। अगली प्रॉपर्टी है स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू इलास्टिसिटी या इलास्टिक डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्टिफनेस और रिजिडिटी। मतलब मटेरियल की वो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो कि किसी भी मटेरियल को परमानेंट डिफॉर्मेशन में आने से रोकती है। मतलब हर मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है जो कि अपने आप को लोड हटाने के बाद ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाता है। तो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो मटेरियल को उसकी परमानेंट डिफॉर्मेशन में आने से रोकती है, दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस या रिजिडिटी। एग्जांपल के तौर पे स्टील बीम इज मोर देन एल्यूमिनियम। मतलब
स्टील की जो बीम होती है उसमें स्टिफनेस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। मतलब सेम लोड अगर हम स्टील पे लगाएंगे और सेम लोड हम एल्यूमिनियम पे लगाएंगे तो एल्यूमिनियम की स्टिफनेस स्टील से कम है। सेम लोड पे जो स्टील है वो फिर भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन उसी पर्टिकुलर लोड पे एल्यूमिनियम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, उसमें प्लास्टिसिटी आ जाएगी, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी जो किसी भी मटेरियल को प्लास्टिक रीजन में आने से रोकती है या परमानेंट डिफॉर्मेशन या परमानेंट डिफ्लेक्शन में आने से रोकती है, दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलेबिलिटी। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं तो एबिलिटी टू बी फ्लैटेंड इनटू थिन शीट विदाउट क्रैकिंग। मतलब किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसको हैमरिंग करके उस पर लोड लगा के उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सके, दैट इज मैलेबिलिटी। हम बड़ी बड़ी लोहे की चादरें देखते हैं, स्टील की चादरें देखते हैं, कैसे बनती है? वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से बनती है। हम एक पर्टिकुलर लोड के साथ उस मटेरियल के ऊपर हैमरिंग करते हैं तो इसकी मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से वो टूटती नहीं है, वो क्या होता है, फैलती जाती है। उसकी थिकनेस कम होती जाएगी और लेंथ बढ़ती जाएगी, थिकनेस कम होती जाएगी, लेंथ बढ़ती जाएगी और हमारे रिक्वायर्ड थिकनेस के हिसाब से वो शीट कन्वर्ट हो जाएगी। 0.5 0.4 तक की थिकनेस की शीट्स होती है और भी पतली पतली शीट्स होती हैं, तो वो इस मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी की सहायता से ही बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, विच एनेबल्स इट टू ड्रॉप आउट इनटू थिन वायर। मतलब मैलेबिलिटी क्या थी? जिस प्रॉपर्टी की वजह से हम किसी भी मटेरियल को एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज मैलेबिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम किसी भी मोटी वायर को या किसी भी मटेरियल को खींच के एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी वायर जितनी भी होती हैं सारी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से ही बनती है। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो वायर होती है वो कॉपर की होती है, मतलब कॉपर में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। हम मटेरियल में टेंसाइल फोर्स लगाते हैं और जितना टेंसाइल फोर्स लगाएंगे उतना ही खिंचता जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने कॉपर का एक बार एक टेंसाइल फोर्स के अंदर रखा। अब डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता जाऊंगा ये इसमें एलोंगेशन होता रहेगा। फिर मैंने फोर्स बढ़ाया, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। फोर्स बढ़ाऊंगा मैं तो थिकनेस कम हो जाएगी ना, लेंथ बढ़ेगी तो मतलब क्या है कि मैं टेंसाइल फोर्स बढ़ाता जा रहा हूं और ये लंबी पतली वायर में कन्वर्ट होता जा रहा है। किस वजह से? डक्टिलिटी की वजह से। तो मतलब जितनी भी हमारी लोहे की चादरें होती है, लोहे की शीट्स होती हैं, हमारे बर्तन होते हैं जो स्टील के बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, या फिर हमारी जो भी शीट्स होती हैं वो सब मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से बनती हैं, और जितनी भी वायर्स होती हैं वो सब डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से बनती हैं। तो आइए दोस्तों अब अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है 7th प्रॉपर्टी, रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है? इसके लिए मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको स्प्रिंग का। देखो दोस्तों ये शायद आपको दिख रहा होगा, एक स्प्रिंग लिया मैंने। जब हम स्प्रिंग पे कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग दब गया। छोटा सा स्प्रिंग है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए। जब मैं स्प्रिंग को दबाऊंगा तो ये कंप्रेस हो गया। अब जब तक इस पे लोड लगा रहेगा इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी वो रेजिलियंस प्रॉपर्टी कहलाती है। मतलब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी इलास्टिकली। मतलब जब मैंने इसको दबाया और इसको छोड़ा तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, मतलब इलास्टिक लिमिट पे था ये।
उस इलास्टिक लिमिट में जितना मैंने फोर्स लगाया और उसके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर हुई उसे रेजिलियंस प्रॉपर्टी कहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? द मैक्सिमम एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड इन अ बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस। वो मैक्सिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम लोड, इलास्टिक लिमिट तक मैक्सिमम लोड जितना उस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो सकता है, मैक्सिमम लोड उस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो सकता है, वो क्या कहलाता है? प्रूफ रेजिलियंस। मतलब इलास्टिक लिमिट से पहले तक का लोड एनर्जी स्टोर होगी, अगर मैं लोड लगाऊंगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा तो वो रेजिलियंस कहलाएगा। लेकिन अप टू इलास्टिक लिमिट, इसके बाद इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाएगी, प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो जाएगी। अगेन यहां पर आगे दिखाता हूं आपको, ये मेरा इलास्टिक रीजन है, स्ट्रेस स्ट्रेन, यहां तक। इसके बाद प्लास्टिसिटी स्टार्ट होगी, डिफॉर्मेशन आ जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस लिमिट तक जितना भी फोर्स उस स्प्रिंग के अंदर स्टोर होगा वो प्रूफ रेजिलियंस कहलाएगा। और द प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम जितना मैक्सिमम फोर्स, जितनी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगी, पर यूनिट वॉल्यूम जितनी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगी वो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ कि वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर एक स्प्रिंग या कोई भी बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट लोड लगाने पे जितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है वो रेजिलियंस कहलाती है। द क्वांटिटी गिव्स कैपेसिटी ऑफ बैटरी टू बियर शॉक एंड वाइब्रेशन। ये प्रॉपर्टी मटेरियल में शॉक ऑब्जर्वर और वाइब्रेशन को बियर करने की कैपेसिटी प्रोवाइड कराती है। तो जहां जहां एंटी वाइब्रेशन पार्ट्स यूज होते हैं, जहां वाइब्रेशन ज्यादा होता है वहां पे वाइब्रेशन ना हो, जैसे गाड़ियों में, अगर मान लो गाड़ियों में एंटी वाइब्रेशन पार्ट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? गड्ढे आएंगे, एकदम से इंपैक्ट लोड पड़ेगा, आप लोगों को झटका लगेगा, वाइब्रेशन होगी। इंजन में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी हमें गाड़ी में बैठ के पता नहीं लगता, गाड़ी बड़ी स्मूथ होती है। उसमें भी क्या होता है, मेक की बात होती है। मारुति गाड़ी में वाइब्रेशन अलग तरह से फील होती है। थोड़ा अपर ग्रेड में जाएंगे, अगर कंपैरेटिवली हुंडई ले लो तो हुंडई गाड़ी थोड़ी ज़्यादा स्मूथ होती है। BMW ऑडी में जाएंगे तो उनमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होती। रीज़न यही होता है कि उसमें जो एंटी वाइब्रेशन पार्ट्स लगे हैं उनकी रेजिलियंस प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसी हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी इंप्रूव है जिस हिसाब से वहाँ पे कंफर्ट दिया जा रहा है। तो रेजिलियंस प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी भी मटेरियल की शॉक एब्जॉर्बर क्षमता कि वो मैक्सिमम कितना लोड बियर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है मैक्सिमम लोड बियर करने की, ठीक है, वो होती है रेजिलियंस प्रॉपर्टी। फिर आती है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हम डेफिनेशन में जाएं तो प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग विदाउट मच परमानेंट डिस्टोरेशन, मतलब बिना किसी डिफॉर्मेशन में गए हमने लोड लगाया, ना इलास्टिसिटी हुई ना प्लास्टिसिटी हुई, सीधा ब्रेक हो गया, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। मतलब हमने किसी चीज पे लोड लगाया, उसमें ना इलास्टिसिटी हुई ना प्लास्टिसिटी हुई, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाई नहीं, सीधा ब्रेक हो गया, वो प्रॉपर्टी ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसे हिंदी में भंगुरता कहते हैं। जैसे कि आपने कांच का ग्लास देखा होगा, छोड़ दो या हल्का सा लोड, हथौड़ा लो, हल्का सा उस पर मारो, ग्लास टूट जाएगा, इमीडिएट टूट जाएगा। कोई मिट्टी का बर्तन हुआ, घड़ा जिसे बोलते हैं, पोट, तो इन सब में, या कास्ट आयरन को हाथ में लो और छोड़ दो, जमीन पे गिर दो, गिरते के साथ टूट जाएगा ड्यू टू ब्रिटलनेस। डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस के मैंने डायग्राम बनाए हैं। अगर मैं किसी डक्टाइल मटेरियल के ऊपर लोड लगाता हूं तो खिंचता हुआ चला जाएगा वो, दैट इज डक्टिलिटी। लेकिन अगर मैंने किसी ब्रिटल मेटल के ऊपर लोड लगाया तो वो इमीडिएट टूट जाएगा, दैट इज ब्रिटलनेस। तो दोस्तों ये दो प्रॉपर्टी और होगी हमारी। अच्छा, एक चीज और, मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी का नेचर क्या होता है? अगर हम बात करें मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी का, तो दोस्तों मैलेबिलिटी
जो होता है नेचर से कंप्रेसिव होता है, कंप्रेशन लोड की तरह, या कह सकते हो कंप्रेसिव इन क्वालिटी। और जो मेरा डक्टाइल मटेरियल होता है, डक्टिलिटी, वो टेंशन इन क्वालिटी। मतलब मुझे शीट बनानी होगी, मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी का यूज करना होगा, तो मैं कंप्रेसिव लोड लगाऊंगा। और जब मुझे डक्टिलिटी मटेरियल का यूज करना होगा, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी का यूज करना होगा, वायर बनानी होगी, तो मैं टेंसाइल फोर्स लगाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसको हार्ड बनाती है। यानी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। आप एक दीवार में ड्रिल करो और एक मेटल के अंदर ड्रिल करो, किस में आराम से हो जाएगा? दीवार में ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जब आप मेटल के अंदर ड्रिल करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और वो फोर्स मेटल की किस प्रॉपर्टी की वजह से लगाना पड़ेगा? उसकी हार्डनेस की वजह से। और हार्डनेस वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से किसी भी मेटेरियल के अंदर स्क्रैच, कट, पेंट्रेशन बड़ी मुश्किल से होता है। जैसे कि मैंने लिख भी रखा है कि इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी व्हिच इज क्लोजली रिलेटेड टू स्ट्रेंथ। ये मेटल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो इक्विवेलेंट टू स्ट्रेंथ है। इट इज एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट टू स्क्रैचिंग, एब्रेशन, कटिंग, इंडेंटेशन, पेंट्रेशन। स्क्रैचिंग से, झड़ना, जैसे मान लो मिट्टी कोई बर्तन देखा होगा आपने, उसको आप कुछ टाइम के बाद वो अपने आप झड़ने लग जाता है क्योंकि उसकी हार्डनेस कम होती है। हार्डनेस को चेक करने के कई सारे तरीके हैं। अगर मान लो आप रबड़ पार्ट की हार्डनेस चेक करते हो तो डिग्री श्योर में चेक होती है, उसके लिए ड्यूरोमीटर होता है। स्पंज वाले मेटल की अगर हार्डनेस चेक करोगे तो वो श्योर डी में, डिग्री श्योर डी में चेक होती है। मेटल की हार्डनेस चेक करने के मेथड होते हैं ब्रिनल, रॉकवेल मेथड और विकर्स मेथड। तो दोस्तों ये थी हार्डनेस। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्रीप। क्रीप क्या होती है? द स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल विद टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेस। आपने किसी मेटल को एक स्ट्रेस के अंदर रख दिया, मतलब उस पर आपने लोड अप्लाई कर दिया और उसको छोड़ दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा? उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो वो लोड इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा। अगर आपने लोड लगाया और छोड़ दिया तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के अंदर आएगा वो लोड। लेकिन अगर विद इन द इलास्टिक लिमिट आपने लोड लगाया और कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, कुछ टाइम मतलब 24 घंटे, 48 घंटे, तो आप देखोगे कि उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। तो विद इन इलास्टिक लिमिट जो आपने लोड लगाया और परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, वो किस वजह से आया? क्रीप की वजह से। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, स्ट्रेस इवन बिलो द इलास्टिक लिमिट कैन कॉज सम परमानेंट डिफॉर्मेशन, जो मैंने अभी आपको बताया। टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, अगर आपने टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा रख दिया और कुछ टाइम के लिए उस इलास्टिक लिमिट के अंदर के लोड को लगाए रखा उस मेटल के ऊपर, तो कुछ टाइम के बाद उस टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रीप। क्रीप इज डिफाइंड एज टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन अकरिंग अंडर स्ट्रेस। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन है जो कि कांस्टेंट स्ट्रेस के अंदर आता है। तो ये था क्रीप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फटीग। फटीग लीड टू फ्रैक्चर अंडर रिपीटेड और फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। मतलब ये पेन है मेरा, अगर मैं इस पे से लोड लगाता रहूंगा, अभी क्या है? कुछ नहीं हो रहा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन भी गेन कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको लगाते रहूंगा, करता रहूंगा कई देर तक, तो ये टूट जाएगा, धीरे धीरे फ्रैक्चर आने लग जाएगा। हम इसके लिए मशीन का यूज करेंगे जो ऐसे लोड लगाती रहेगी इस पे।
हल्की हल्की वाइब्रेशन, कहते हैं ना गाड़ी में, आपने गाड़ी में देखा होगा वाइब्रेशन बिल्कुल भी आती है आप खत्म कर देते हो, क्यों? क्योंकि वो फटीग का रीजन बन सकती है। अगर आप इस बॉल को भी अगर आप माइनर लोड के साथ धकेलते रहोगे, लंबे टाइम तक इस पे लोड लगाते रहोगे, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसमें क्रैक्स आने लग जाएंगे। पहले माइनर क्रैक आएंगे जो आपको शायद दिखेंगे भी नहीं, बट वो लोड कंटिन्यू लगता रहा तो क्रैक थोड़े बढ़ेंगे, और होते 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 बहुत बड़े क्रैक हो जाएंगे, जो कि फटीग का रीजन बन जाएगा। वो फटीग प्रॉपर्टी के जैसे होता है। मतलब रिपीटेड लोड लग रहा है किसी चीज के ऊपर, फ्लक्चुएटिंग लोड लग रहा है, रिपीटेड लोड लग रहा है, सेम लोड लग रहा है लंबे टाइम के लिए, तो क्या होगा, माइनर क्रैक स्टार्ट होते रहेंगे और धीरे 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 क्रैक बढ़ते रहेंगे और वो फटीग का रीजन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, कुछ आपको सीखने को मिला या नहीं मिला, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।